हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाए। तो आइए आज की मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, दो बड़ी सौगात देकर बोले पीएम मोदी, ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली के मंत्र को मजबूत करना है। रोड 2 के शुरू होने के बाद यातायात बेहद आसान हो जाएगा। अब आईजीआई हवाई अड्डे और द्वारका एक्सप्रेस तक की दूरी तय करने में कई घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि अब सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली में पैदल चलने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी और बाहर से आने वाली गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतवार को दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना द्वारका एक्सप्रेस के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सप्रेस रोड 2 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के वावना में यार्ली को भी किया और एक प्रदर्शनी को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित थे। करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परियोजना की ट्रैफिक जाम से जूझती दिल्ली को बड़ी राहत देंगी और इनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएंगी। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत पहुंच रहे हैं। उनकी 2 दिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विवादित सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता के लिए नए विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भू राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए उनकी ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास तौर से भारत के एनएसए अजित डोभाल संग उनकी होने वाली मुलाकात पर सबकी नजर है। क्यों अहम है वांग का भारत दौरा? वांग की यात्रा का लक्ष्य पड़ोसी देशों के संबंधों को फिर से ठीक करने के जारी प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। गलवान में 2020 में घातक संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। यह यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय आयात पर शुल्क लगाने का ऐलान करने और भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव बढ़ने की भी खबर है। चीनी विदेश मंत्री मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के एक नए दौर के लिए भारत आ रहे हैं। वांग और डोभाल सीमा मुद्दों के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। बता दें कि पिछले साल अजित डोभाल ने चीन का दौरा किया था और वांगी के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत की थी। अगली बड़ी खबर देखिए, खाते में नहीं पहुंचे पीएम किसान योजना के 20वीं किस्त के 2,000 रुपए तो क्या करे जान लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी कर दी गई है। लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यदि लाभार्थी सूची में नाम होने के बाद भी खाते में पीएम किसान योजना की किस्त नहीं पहुंची है तो जान लीजिए कहां करें संपर्क। अगर 20वीं किस्त के पैसे आपके खाते में नहीं आए तो आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1800-115526 पर टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। यहाँ भी आपको सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी और समाधान मिल जाएगा। अगर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के पैसे आपके खाते में नहीं आए हैं तो सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाए। वहां पर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपनी स्थिति देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम पूरी जानकारी के साथ 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से सहमति तो दे दी है, लेकिन अब ये डाटा जुटाने में पसीना छूट रहा है। आयोग को ऐसे लोगों के नाम, पता, वर्तमान स्थिति और लिस्ट से हटाए जाने का कारण न सिर्फ अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना है बल्कि बीएलओ दफ्तर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में इश्तेहार के जरिए भी सार्वजनिक करना है। गौरतलब है कि बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वो वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम और उन्हें हटाए जाने का कारण सार्वजनिक करेगा। चुनाव आयोग के वकील राकेश त्रिपाठी ने बताया था कि ये सूची बूथ स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है और अब ये लिस्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के माध्यम से इस नंबर से आम लोग अपना नाम जाँच कर सकेंगे। अगली खबर
रही है, जगदीप धनखड़ के बाद अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन का दौर चल रहा है। इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है और अब इसमें एक मुस्लिम नेता का नाम भी शामिल हो गया है। इसके बाद चर्चा है कि क्या बीजेपी इस बार बार जाट नेता के बाद मुस्लिम नेता पर दांव खेलेगी। बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है, जबकि इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के संभावित उम्मीदवारों में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी शामिल हो गया है। आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले केरल के राज्यपाल थे और उनको उनकी बुद्धित क्षमता के अलावा बीजेपी के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा तेजी से हो रही है और ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगली खबर देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक चिट्ठी सौंपी थी। ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप की लिखी ये चिट्ठी अब सामने आई है। मेलेनिया ने चिट्ठी में यूक्रेन और रूस के बच्चों की हालत की जिक्र किया है। साथ ही पुतिन से सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की मासूमियत के बारे में सोचने की अपील की है। मेलेनिया ने चिट्ठी में जंग को लेकर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन पुतिन से कहा कि वो चाहे तो संघर्ष में फंसे बच्चों की खोई हंसी लौटा सकते हैं। मेलेनिया ने लिखा, इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप सिर्फ रूस ही नहीं मानविकता का भी सेवा करेंगे। आप एक कलम के इशारे से इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है, आजादी के 78 साल बाद देश के प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलने जा रहा है। पीएमओ जो दशकों से दिल्ली के साउथ ब्लॉक से काम कर रहा था, अगले महीने अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो जाएगा। यदि नया दफ्तर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में होगा, जो साउथ ब्लॉक से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर है। नई बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह पुरानी इमारतों में जगह की कमी और आधुनिक सुविधाओं का ना होना है। सरकार का मानना है कि भारत अब दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए सरकारी दफ्तर भी देश की इसी नई पहचान के मुताबिक आधुनिक और बेहतर होना चाहिए। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि देश की सरकारी मशीनरी आज भी अंग्रेजों के जमाने में बनी इमारतों से चल रही है। इन पुरानी इमारतों में काम करने के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ ना तो पर्याप्त जगह है, ना सही रोशनी और ना ही हवा का अच्छा इंतजाम है। अगली बड़ी दुखद खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारी बारिश के बीच बादल फटने की घटना सामने आई है। घाटी क्षेत्रों में बादल फटने से कई घर मलबे और बाढ़ के पानी में दब गए। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को भी नुकसान की रिपोर्ट है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 7 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें 5 नाबालिग हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियान रात कठुआ जिले के राजबाग इलाके के जड़घाटी गांव में बादल फटा। इस घटना से गांव का बाकी इलाकों से संपर्क टूट गया और जमीन और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि शुरुआत में किसी जनहानि की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन बाद में 7 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम को तुरंत गाँव भेजा गया। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति की निगरानी की जा रही है। लोगों के घरों में मलबा जमा हो गया है और आसपास के वाहन भी मलबे में दब गए हैं। अगली खबर देखिए, देश भर में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन केरल में यहां त्योहार करीब 1 महीने बाद 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अंतर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर एक ही पर्व की 2 अलग अलग तारीखें क्यों हो सकती है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कल पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई, लेकिन केरल ने इसे नहीं मनाया। हमारे मलयालम कैलेंडर के अनुसार इस साल जन्माष्टमी 14 सितंबर को पड़ेगी। क्या भगवान 6 हफ्ते के अंतर से 2 बार जन्म ले सकते हैं? थरूर ने आगे कहा कि धार्मिक पर्वों की तारीखें एक जैसी होनी चाहिए ताकि सभी लोग एक साथ इसे मना सकें। उन्होंने व्यंग करते हुए लिखा, आखिर केरलवासी अलग तरह की क्रिसमस तो नहीं मनाते। उनकी इस टिप्पणी पर इंटरनेट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक उपयोगकर्ता ने बताया कि भारत के अधिकांश हिस्सों में अमंता या पूर्णिमंता चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है। इसके अनुसार इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 16 अगस्त को पड़ी, इसलिए उत्तर और पश्चिम भारत में उसी दिन जन्माष्टमी मनाई गई। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु बम सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। ख्वाजा आसिफ के यह बयान उस वक्त आया है जब
जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देश की परमाणु संपत्तियां पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है और किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल या दबाव के लिए नहीं। शुक्रवार को जियो न्यूज से बातचीत में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपनी परमाणु क्षमता से किसी को धमकी नहीं देते, ये पूरी तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। आसिफ ने आगे हालांकि अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आत्मरक्षा में युद्ध लड़े और जीते हैं, जबकि मोदी अब भारत के भीतर ही एक अलग तरह के संघर्ष का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से भारत के विपक्षी नेताओं के बयान को भारत पर ही हमला करने के लिए हथियार बनाया। अगली खबर देखिए, यूपीएफओ ने किया बड़ा बदलाव, अब ईपीएफ विड्रॉल में नहीं लगेगा कोई इंतजार। पैसा सीधा यूपीआई के जरिए में खाते में आएगा, बस कुछ ही क्लिक में मिनटों में मिलेगा फंड। ईपीएफओ ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी राहत देने वाला कदम उठाए हैं। अब ईपीएफ विड्रॉल और भी आसान हो गया है, क्योंकि ईपीएफओ जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए तत्काल निकासी की सुविधा शुरू करने वाला है। इस सुविधा के तहत ईपीएफ सदस्य अपने बैंक खाते में पैसा तुरंत प्राप्त कर सकेंगे, जिसे बहुत दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक ईपीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया में कई दिन लगते थे, लेकिन यूपीआई विड्रॉल के माध्यम से ये सेकंडों में पूरी हो जाएगी। कैसे काम करेगा ईपीएफ यूपीआई विड्रॉल? ईपीएफओ की इस नई योजना के तहत ईपीएफ विड्रॉल भाया यूपीआई को सीधा और सुरक्षित बनाया जाएगा। कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकेंगे और निकासी के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगली खबर देखिए, हरियाणा के यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। एल्विस के गुरुग्राम स्थित घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विस अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन घटना के समय एल्विस घर पर मौजूद नहीं थे। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। फायरिंग के समय घर पर सिर्फ एल्विस की मां और केयरटेकर मौजूद थे। एल्विस इस वक्त विदेश में है। अभी तक किसी की घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने परिवार को काफी डरा दिया है। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि एल्विस यादव के घर के बाहर 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोलीबारी की है। 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई थी। अगली खबर देखिए, एसबीआई ने महंगा किया होम लोन, ब्याज दरों में 0.25% का इजाफा, सिर्फ इन ग्राहकों पर पड़ेगा असर। भारतीय स्टेट बैंक ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट 0.25% बढ़ा दी है। ये बढ़ोतरी कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को सबसे अधिक प्रभावित करेगी, क्योंकि बैंक ने लोन रेट की ऊपरी सीमा बढ़ा दी है। एसबीआई के साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी होम लोन ब्याज दरें बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अभी के बाद अन्य सरकारी बैंक भी होम लोन महंगा कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, दांव पर लगा है यूक्रेन का भविष्य, डोनर्स के बदले जंग खत्म करने का रूसी का ऑफर। जेलेंस्की ने ठुकराई ट्रंप की सलाह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई अहम बैठक का मुद्दा था कि यूक्रेन में चल रही लड़ाई को कैसे रोका जाए। ट्रंप ने यह कहा कि बैठक अच्छी रही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताती है। पुतिन का प्रस्ताव, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने सीधी बात रखी, अगर यूक्रेन डोनेट्स का नियंत्रण रूस को दे दे तो रूसी सेना बाकी क्षेत्रों में अग्रसर होना बंद कर देगी। ट्रंप की सलाह। बैठक के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोप के अन्य नेताओं से बात कर पुतिन की प्रस्ताव बताया। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि रूस बहुत बड़ी शक्ति है और यूक्रेन उसके सामने उतना मजबूत नहीं है। अगली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर शुरू हो गया है स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड, चुटकियों में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, चेतावनी जारी। त्योहारों के सीजन में डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन लेन देन बढ़ती गति से हो रही है। इसी बीच ठगों ने व्हाट्सएप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड नाम का नया स्कैम शुरू कर दिया है। क्या है व्हाट्सएप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड? वन कार्ड की एडवाइजरी के मुताबिक ठग खुद को बैंक या फाइनेंशियल कंपनी का एम्प्लॉय बनाकर यूजर्स के संपर्क में रहते हैं। ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में समस्या है और स्क्रीन शेयरिंग करने की परमिशन मांगते हैं। स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन देने के बाद ठगों को ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड, यूपीआई पिन, पर्सनल मैसेज तक पहुंच मिल जाती है। इसके बाद वो अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही आइडेंटिटी का मिसयूज भी कर सकते हैं।